सरदार जी 3 एक फ्रेंचाइज है फिल्मों की। पहला पार्ट 2015 में आया, 2016 में सरदार जी 2 आई, 2025 हमारे पास सरदार जी 3 आई है। सरदार जी का किरदार अदा करने वाले एक ऐसे आइकॉन सिंगर और अदाकार है, उनका नाम है दिलजीत दोसांझ। इस फिल्म के लिए इन्होंने हानिया आमिर को लिया एक मेन रोल में। आप में से वो तमाम लोग ये समझ रहे हैं कि इनका और हानिया का अफेयर चल रहा है, तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वहाँ पे तोपों के दहाने जो हमेशा ही खुले रहते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ, उनके अंदर से आग उगलनी शुरू होगी। मैं ये फिल्म रिलीज करूंगा मगर इंडिया में नहीं। इस फिल्म की कास्टिंग और कंप्लीशन तब हुई थी जब इस पहलगाम के ड्रामे के बारे में पता तक नहीं था। खातिन हज़रात, लाउड स्पीक हाथ में थामे हुए और उसमें बोलते हुए आपकी खिदमत में डॉक्टर उमर आदिल हाजिर है। खातिन हज़रात, मैंने आज एक तज़किरा करना है एक फिल्म का, जिसे मैंने इसलिए नहीं देखा कि मैं ये समझता था कि मुझे वो फिल्म बहुत पसंद आएगी या मेरे टाइप की फिल्म है या मैं उससे बहुत महजूज होऊंगा। उस फिल्म के देखने की वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ थी और मैंने जब ये फिल्म देख ली, जो भी वजूहात थी बयान करूंगा आपके सामने, तो मैंने सोचा कि आपके सामने भी इसका तज़किरा कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस फिल्म को पसंद करें या मेरा रिव्यू सुनने के बाद इसे देखना चाहें। और अगर आपके दिल में भी वो वजूहात है जिन वजूहात से मैंने इस फिल्म को देखा, तो फिर तो आपका ये फिल्म देखना बनता है। खातिन हज़रात, जिस फिल्म का मैं आज यहाँ तज़किरा आपके सामने करने लगा हूँ, दैट इज रनिंग टू पैक्ड हाउसेस इन पाकिस्तान अमंग्स्ट द वेरियस सिनेमाज एंड स्क्रीन्स, और उसका नाम है सरदार जी 3। ये सरदार जी 3 एक फ्रेंचाइज है फिल्मों की, जिसका सबसे पहला पार्ट यानी कि सरदार जी 1 2015 में आया, तो उसके एक साल बाद 2016 में सरदार जी 2 आई, और अब 2016 से लेकर 2025 तक के लंबे अरसे के बाद हमारे पास सरदार जी 3 आई है। और मैं अभी आपको बता दूं कि यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिस नोट पे आखिरी सीन आया है सरदार जी 3 का, वो बताता है आपको कि अगले साल या उससे अगले साल सरदार जी 4 आई। बहुत और खातिन हज़रात, मैं आपको ये बताऊं कि ये फिल्म बुनियादी तौर पे एक इंडियन फिल्म है। इंडियन फिल्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बनाने वाली तमाम टीम जो है, इसके प्रोड्यूसर्स जो है तमाम, इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो इसका हीरो है, ये सब बॉलीवुड की बहुत बड़ी शख्सियात हैं। जी हाँ, आपने मेरा लफ्ज़ सही सुना है, मैंने बॉलीवुड नहीं कहा, मैंने पॉलीवुड कहा है। वो तमाम लोग जो अभी तक नहीं जानते कि बॉलीवुड क्या है, आज जान जाएँ कि जो इस वक़्त पंजाबी सिनेमा है, वो ईस्ट पंजाब का हो या बर्मिंघम का, ईस्ट मिडलैंड्स का या वेस्ट मिडलैंड्स का हो, कनाडा का हो, उसे अब कहा जाता है बॉलीवुड, एंड बॉलीवुड इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर बाय द डे। और ये फ़िल्में जो बॉलीवुड की आजकल बन रही हैं, इनकी जो क्वालिटी है, वो यकीनन बॉलीवुड की या टॉलीवुड की और लॉलीवुड की तो खैर क्या ही बात की जाए, उससे कहीं बेहतर फ़िल्में हैं। खातिन हज़रात, ये फ़िल्म जिस दिन से कास्टिंग हुई है इसकी, इस पे बहुत सारे एतराज़ात हैं। आइए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि इसमें सरदार जी का किरदार अदा करने वाले एक ऐसे आइकॉन सिंगर और अदाकार है कि जिनका इस वक्त तूती बोल रहा है। उनका नाम है दिलजीत दोसांझ। आइए पहले नाम पे गौर कीजिए। दिलजीत का क्या मतलब है? एक ऐसा शख्स जो आपका दिल जीत ले। और दोसांझ वैसे तो एक जात है जो कि दोसांझ कलां एक छोटा सा गांव है ईस्ट पंजाब में, वहां के रहने वालों की होती है। मगर दोसांझ का मतलब क्या है? दो लोगों की आपस में शराकत दारी, सांझ पै जाए, करीब आ जाए। जरा जिस आदमी का नाम हो दिलजीत दोसांझ, उसकी वजह से क्या सारे पंजाबियों का वो दिल नहीं जीत लेगा? और सिर्फ पंजाबियों का ही नहीं, कोई भी जो हुस्न परस्त होगा उसका वो दिल जीत लेगा। और क्या वो दोनों पंजाबों को, यानी कि चढ़ते थे लेंदे या ईस्ट और वेस्ट पंजाब को, तो साझ नहीं कर देगा उनकी, और ग्रेटर पंजाब का एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग आर्टिस्ट नहीं बन जाएगा? वो बन चुके हैं बिल्कुल। दिलजीत को मैंने आज से बहुत अरसा पहले चंद फिल्मों में देखा। मेरी इनसे प्रॉपर वाकफियत तब हुई जब मैंने इनकी एक बहुत मशहूर फिल्म देखी, जिसका नाम था उड़दा पंजाब, और ये इनकी बॉलीवुड में खास तरह की एंट्री थी। आई लुक्ड एट दिस मैन, आप यकीन कीजिए कि मैंने पहली दफा एक टर्बन सिख को मेन हीरो के रोल में देखा। यानी कि हमारे यहाँ इंडिया में
और मुंबई की मुख्तलिफ इंडस्ट्री की जो है इतनी बड़ी इंडस्ट्री उसके अंदर बहुत सारे सिख फनकार, सिख मर्द रहे हैं, मगर उन्होंने हमेशा हिंदी हीरो के कालिब में खुद को बिठा लिया और उसके लिए सबसे पहले वो मोने हो गए। और मोना सिख कौन सा होता है? जिसने दाढ़ी मुना ली होवे, शेव कर ली हो। पंजाबी में दाढ़ी मुनाना कहते हैं, दाढ़ी को शेव करना। और उसके साथ-साथ उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के अपने केस जो लंबे-लंबे केस होते हैं और जो कंघा उसके अंदर होता है, उनको तुरशवा के बाल छोटे-छोटे कर दिए। ही इज़ द फर्स्ट मैन जो कि अपनी तमाम तर सिख आइडेंटिटी के साथ मेन स्ट्रीम हीरो है। और हीरो क्या है? ही इज द बिगेस्ट ट्रेंडिंग पंजाबी आइकॉन इन द इंडियन और द बॉलीवुड इंडस्ट्री ऑफ दिस टाइम। खवातीन हज़रात, ना इन्होंने पगड़ी छोड़ी है, ना इन्होंने अपनी दाढ़ी शेव की है। इनकी आंखों के अंदर, इनके चेहरे के अंदर एक ऐसी ग्राउंडेडनेस है, एक ऐसी डाउन टू अर्थ क्वालिटी है, ऐसे लगता है कि आप इसे चाहे बगैर रह नहीं सकते। बहुत हसीन बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई बहुत तनावर है, ना ही कोई बहुत बॉडी बिल्डर है, ना ही कोई हरकतें ऐसी करते हैं कि जो जानबूझ के छछोरेपन से आपके दिल के ऊपर वार करें। कुछ भी नहीं है, सादा-सा आदमी है, मामूली सिख। मुझे लगता है कि ऐसे प्यारे लड़के बहुत सारे चंडीगढ़ में और लुधियाने में और अमृतसर में तो होंगे ही, मगर अभी मेरा जाना-माना नहीं हुआ। जब जाऊँगा तो आके बताऊँगा कि हाँ, बहुत सारे दिलजीत मिलते हैं कि नहीं मिलते। मुझे सिखों से बेइंतहा मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत की बहुत सारी वजह हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह पंजाबियत है। मैं उसी पंजाब की धरती का रहने वाला हूँ, उसका मतवाला हूँ। मेरी माँ धरती पंजाब है, जो माँ है मेरे तमाम सिख भाइयों की। और मैं जब भी किसी सिख को देखता हूँ, मुझे कभी ये नहीं लगता कि हमारे दरमियान कोई जोग्राफिया की लाइन खिंची हुई है। हमेशा ऐसे लगता है कि हम उसी ज़मीन के रहने वाले हैं, भाई हैं, हमारी ज़बान मिलती है, हमारा मुहावरा मिलता है और हमारी बहुत सारी अक़दार मिलती हैं। आई विश द सिख्स ऑफ द वर्ल्ड द बेस्ट। अल्लाह करे कि उनको अपना एक बहुत उम्दा, अलहदा वतन मिले। उसे खालिस्तान कहें तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर मेरी उससे भी बड़ी ये ख़्वाहिश है। वो ये ख़्वाहिश ये है कि दोनों पंजाब मिल जाएँ और फिर द ग्रेटर पंजाब बने। और जब ग्रेटर पंजाब बन गया, तो वो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट होगा, इंशाल्लाह, आप देख लीजिएगा। एनीवे, बात हो रही है इस वक़्त दिलजीत दोसांझ की। दिलजीत ने अपनी पंजाबियत की बेस के ऊपर अपने आप को एक मशहूर आलम सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर और बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़े आइकॉन के तौर पे मनवाया है। इसके लिए इन्होंने किसी चीज़ की कुर्बानी नहीं दी। इनका लहजा अभी तक वही है जो दोसांझ कल्याण में बोला जाता है और जो ईस्ट पंजाब की एक रिवायती बोली और एक्सेंट है। इनके कपड़े बेइंतहा ज़्यादा खूबसूरत होते हैं बिकॉज़ ही इज़ एक्चुअली अ वेरी, वेरी पर्टिकुलर पर्सन व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइनर ड्रेसेस। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो इनके फैन्स हैं कि वन ऑफ हिज़ फेवरेट ब्रांड्स इज़ बैलेंसियागा एंड बैलेंसियागा इज़ नो ऑर्डिनरी ब्रांड। अच्छा, कपड़े बहुत उम्दा पहनते हैं, मगर जब पहनते हैं तो लगता है कि इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, ये नहीं लगता कि कपड़ों ने इसे पहन लिया है। ये बड़ी खूबी होती है जो बहुत कम लोगों में होती है। जो मर्ज़ी पहन ले, जैसा मर्ज़ी पहन ले, हमेशा अपने सर पे पगड़ी होती है, जो कि कितनी बड़ी निशानी है। एंड ही हैज़ नेवर फेल्ट कंपेल्ड टू गिव दैट अप टू अडॉप्ट टू अ डिफरेंट रोल। और फिर अब से कुछ अर्सा पहले आपने इनकी एक और फ़िल्म देखी होगी जो चमकीला पे बनी थी, चमकीला सिंह पे, जिसका टाइटल रोल इन्होंने किया था और वो फ़िल्म बहुत कामयाब हुई। और ये फिर ऐसा ही फ़नकार था, बहुत उम्दा कास्ट किया गया, जो खुद भी सिंगर है और जो खुद भी सिख है और जो खुद भी बहुत पॉपुलर है। तो अगर उस फ़िल्म को बनाने वालों का इंतख़ाब दिलजीत दोसांझ था, तो वो कमाल उम्दा लोग थे। ऐज के लिहाज़ से भी और वैसे भी। आजकल तो जो मैंने ऐज शेमिंग का इल्ज़ाम अपने गले लगा लिया है ना, हालाँकि वो इल्ज़ाम बिल्कुल प्रॉपर कास्टिंग का होना चाहिए, मिसकास्टिंग का नहीं होना चाहिए। बहरहाल, खातिन-ओ-ज़ात, इस फ़िल्म के लिए दिलजीत दोसांझ ने जो पाकिस्तानियों का दिल जीता है, वो यूँ है कि इन्होंने हानिया आमिर को, जो हमारी आपकी फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा और टीवी और फ़िल्म की एक्ट्रेस हैं और बड़ी प्यारी बच्ची है, उनको लिया एक मेन रोल में और उस बात पे फिर कायम रहे। इनकी हानिया से दोस्ती भी है थोड़ी बहुत, उसके अलावा हानिया इनके कॉन्सर्ट्स भी अटेंड करती हैं और इसी वजह से वो पूरी एक कहानी है कि इन्हें कैसे कास्ट किया गया। आप में से वो तमाम लोग ये समझ रहे हैं कि इनका और हानिया का अफ़ेयर चल रहा है, तो नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि इनका अफ़ेयर चल रहा है।
भाई दोस्ती भी तो हो सकती है, हर जगह अफेयर चलाना क्यों ज़रूरी है? और मैं इसलिए अफेयर नहीं कह रहा कि बिला वजह किसी पे तोहमत और इल्ज़ाम और बुहतान लगाना, और वो भी मोहब्बत का। अगर मोहब्बत हो तो यकीन कीजिए छुपाए नहीं छुपती। हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि इश्क और मुश्क यानी कि खुशबू छुपाए नहीं छुपता। आप यकीन कीजिए हवाओं में फैल जाता है। और अगर 2 लोग आपको एक साथ नज़र आए स्क्रीन पे, बेशक वो एक्टिंग ही क्यों ना कर रहे हो, मगर ऑफ स्क्रीन उनका अफेयर चल रहा हो, स्क्रीन को आग लग जाती है, 1 सेकंड में पता चल जाता है। हुज़ूर वाला मोहब्बत जो है ना वो आँखों से छलकती है, वो लहजे में महकती है, वो यहाँ धड़कती है, महसूस वहाँ होती है। मेरा नहीं ख्याल कि इनका अफेयर चल रहा है। मगर जहाँ तक दिलजीत का ताल्लुक है, उनके मामलाते क़ल्बी का ताल्लुक है और मामलाते इश्क का ताल्लुक है, तो बड़ी सीक्रेसी है। कभी डिस्कस नहीं करते। हालाँकि एक खातून है जिनका नाम है संदीप कौर, अमेरिका में रहती हैं, उनका एक बेटा भी है। और उनका कहना ये है कि वो इनकी बेगम या पार्टनर रह चुकी हैं, और जो ये बेटा दिन-ब-दिन बड़ा होता जा रहा है, ये किसी और का बेटा नहीं है, ये दिलजीत दोसांझ का बेटा है। इसके अलावा एक और खातून भी है जिनका नाम इनके साथ लिया जाता है। एक अमेरिकन खातून भी है जिनका नाम इनके साथ लिया जाता है, मगर खुद कभी दिलजीत ने अपने साथ किसी का नाम लगाया नहीं है। तो जब तक लगाया नहीं है, हम क्यों कहें कि फलाँ का नाम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? उसकी पॉपुलैरिटी के अंदर उसका सिंगल स्टेटस, उसका यूँ एल्यूसिव होना, उसका यूँ अवेलेबल होना, उसका यूँ ऑन द रैक होना, यकीनन उसकी कीमत बढ़ा रहा है। और हानि आमिर को लेना यहाँ पे कोई मज़ाक नहीं था। एक इतने बड़े आदमी ने अपनी एक बड़ी फ़िल्म के लिए इंडियन होते हुए एक पाकिस्तानी लड़की को साइन किया। आप सोचें कि वहाँ पे तोपों के दहाने जो हमेशा ही खुले रहते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ, उनके अंदर से आग उगलनी शुरू हो गई। लोगों ने इतराज़ात शुरू कर दिए, "क्यों लिया? क्यों लिया हानिया आमिर को? पता नहीं कि पाकिस्तानी क्या होते हैं?" और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि हमारे यहाँ एक ड्रामा किया गया पहलगाम में, उसका इल्ज़ाम 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान पे लगा दिया गया, और फिर झड़पें हुई और हासिल कुछ ना हुआ, सिवाय ये कि इंडिया की जग हँसाई हुई। मगर उस जग हँसाई के मारे हुए लोग, ज़ाहिर है खसियानी बिल्ली तो खंबा ही नोचती है ना, तो उन्होंने खंबा ये नोचना शुरू कर दिया कि दिलजीत को आप कहें कि ये देशभक्ति को जानता ही नहीं, ये तो बेइंतहा बड़ा गद्दार है, इससे तो पाकिस्तानी लड़की को लेकर तमाचा मार दिया हमारे मुल्क के, इसकी मुल्क को बैन किया जाए, इसकी फ़िल्म को बैन किया जाए, यहाँ पे इंडिया पे ये नहीं दिखाई जाएगी। और फिर आपको पता है कि वहाँ भी टट्टू बहुत ज़्यादा है और हमारे पास भी टट्टू बहुत ज़्यादा है, और टट, 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 टट फ़ौरन शुरू हो जाती है। कितने ही फ़नकारों ने इतनी बुरी ट्वीट्स की, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स में इनकी फ़िल्म के बारे में, इनकी सिलेक्शन के बारे में बातें की। हानिया आमिर को इस फ़िल्म में काम करने पे कितना ट्रोल किया गया। इसमें आदित्य हैं, जो किसी ना काम के ना किसी शुमार में एक सिंगर है। मीका सिंह है, उन्होंने बहुत सारा ज़हर उगला, मगर सुना है कि अब खामोश हो गए। और भी बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा एक ऑर्गनाइज़ेशन, इसका नाम है FWICE, फ़िल्म, वेस्टर्न, इंडियन सिनेमा एम्प्लॉइज, इस तरह करके कोई लंबी चीज़ है। FW आइस मैं उसे कहता हूँ, क्योंकि आइस याद रखना आसान है, ठंडी वाली आइस नहीं, वो पाउडर वाली। क्या बताऊँ आपको, इस वक़्त आपके मुल्क का कौमी नशा क्या है? बताऊँगा थोड़ी देर बाद। आइस पे मैंने आप पे पूरा एक वीलॉग करना है, क्योंकि मैं आइस लेने वाले, बनाने वाले और बेचने वालों को अब बहुत करीब से जान गया हूँ, और इसकी सरपरस्ती करने वालों को ज़्यादा करीब से जान गया हूँ। बात और आइस का बाद में ज़िक्र करेंगे, इस वक़्त हम FW आइस का ज़िक्र करें, जिन्होंने बहुत सारे एतराज़ किए, हत्ता कि ये फ़िल्म कंप्लीशन तक पहुँच गई। एक दफ़ा भी दिलजीत ने ये नहीं कहा कि मैंने जो फ़ैसला किया वो गलत किया। उन्होंने एक दफ़ा भी फ़िल्म में से हानिया आमिर के सीन नहीं निकाले, उनके रोल को छोटा नहीं किया, और फिर आखिर में ये कहा कि मैं ये फ़िल्म रिलीज़ करूँगा, मगर इंडिया में नहीं, इसलिए कि प्रोड्यूसर्स के बहुत सारे पैसे लग गए, और उनका क्या कसूर अगर आपकी सरहदी झड़पें शुरू हो गई हैं। वैसे भी इस फ़िल्म की कास्टिंग और कंप्लीशन तब हुई थी जब इस झड़प के बारे में, इस पहलगाम के ड्रामे के बारे में पता तक नहीं था, और वाक़ई फिर ये हुआ। ही रिलीज़्ड दिस फ़िल्म इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया। उसकी वजह से इनको बहुत नुकसान तो हुआ होगा रेवेन्यू में, मगर जिस तरह लोगों ने इनकी फ़िल्म को रिसीव किया है, इनके स्टैंड को पसंद किया है, उसकी वजह से फ़िल्म ने कमाल बिज़नेस किया है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने ये गलती की है, पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर और एग्ज़िबिटर्स ने, इन्हें
ख्याल आना चाहिए था कि इस फ़िल्म को यकम मुहर्रम को ना रिलीज़ करते। ख़वातीन हज़रात, चूँकि ये यकम मुहर्रम को रिलीज़ हुई, मैंने भी पहले 11 दिन इंतज़ार किया, बल्कि 12 दिन इंतज़ार किया कि मैं इन अय्याम में ये फ़िल्में या कोई और चीज़ नहीं देखता और ना ही कुछ म्यूज़िक सुनता। एक अपने अदब और एहतराम की बात है, आपका दिल करता है तो आप ऐसा कीजिए, शादियाने बजाया कीजिए, आपका अपना अमल है, हमारा अपना अमल है। बहरतौर जब स्वयं हो गया, तो उसके बाद मैंने जाके ये फ़िल्म देखी और मैं हैरान हो गया। 10:30 बजे का शो था, 10:30 बजे काफ़ी लेट होता है। शायद इस सिनेमा में कोई सीट खाली हो और लोगों ने पूरी तरह बैठकर सवा 2 घंटे की ये फ़िल्म देखी और एहसास तब हुआ कि बहुत लेट शो था, क्योंकि जब पौने 1 बजे करीब अब बाहर निकलते हैं, तो जिस मॉल में ये सिनेमा था, वहाँ कू का आलम था, अंधेरा था, एस्केलेटर या लिफ्टें नहीं चल रही थी, तो लोग अंधेरे के अंदर अपने आप को बचते-बचाते नीचे निकल के फिर आखिर पार्किंग तक गए, बाहर पर। और फ़िल्म के दौरान भी लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था। पाकिस्तानियों ने हक अदा किया है दिलजीत का एक पाकिस्तानी अदाकारों को अपने साथ हीरोइन लेने का। कितनी उम्दा बात है कि हम अच्छा करने वालों के एहसान को पहचानते और मानते हैं। Pakistanis have given a very good response to सरदार जी पार्ट 3 एंड आई एम हैप्पी बिकॉज़ ऑफ दैट। एक बात आपको मैं ज़रूर बताऊँ, ये फ़िल्म मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मतलब फिर मैं एक छोटा-सा तबका हूँ, मेरी उम्र ख़ासी ज़्यादा है, मैंने सिनेमा बहुत अच्छा देखा है, मैं सिनेमा पढ़ भी चुका हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। मेरी पसंद और तरह की है। शायद मेरे लिए ये रोमांटिक कॉमेडीज़, ये हॉरर कॉमेडीज़ वग़ैरह कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं रखती। मुझे बहुत ड्रामेटिक, बहुत आला लिखी हुई, बहुत सीरियस फ़िल्में पसंद हैं, मगर फिर वो मैं हूँ। अगर मुझे इस तरह की फ़िल्में पसंद हैं, तो आप लोगों को तो हक हासिल है कि आप अपने मतलब की फ़िल्म देखें और मुझे इस पे इनकार या एतराज़ नहीं करना चाहिए। सो येस, दिस मूवी इज़ बिल्ड बेसिकली एज़ अ हॉरर कॉमेडी। एक तो मेरी बात सुनिए, या डर लो तो या हँस लो, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अब देखिए, इंसान रोते-रोते हँस सकता है या हँसते-हँसते रो सकता है, मगर चीखें मारता हुआ हँस नहीं सकता, ये ज़रा मुश्किल काम है। तो मेरे ख़्याल में ये एक बेसिकली कॉमेडी की फ़िल्म है और इसमें हॉरर का एलिमेंट कोई ऐसा है नहीं। फ़िल्म जब शुरू होती है, तो आपको ये पता चलेगा कि एक स्कॉटलैंड में कासल है, जिसके अंदर एक भूत रहता है, या उसकी तड़पती हुई रूह है जिसको करार नहीं आता, और उसको रूह को निकालने के लिए बहुत सारे घोस्ट बस्टर्स आते हैं। घोस्ट बस्टर्स भी एक चीज़ है जो कि वेस्ट में होती है, हमारे यहाँ तो जिन निकालने वाले बाबे होते हैं, जो उन लड़कियों पे आए हुए जिन को निकालते हैं, जिनकी हालत से मर्दाना आवाज़ें निकलती हैं और जो चीखें मारती हैं, सारी बेचारी हिस्टीरिया का शिकार होती हैं। किसी को जिन नहीं चंबड़े होते। ख़वातीन हज़रात, आप खुद सोचिए, आपने कितने लड़के देखे हैं जिनको जिन चंबड़े हुए थे? ये लड़कियों को ही जिन क्यों चंबड़ते हैं? और अगर चुड़ैलें और डैनें होती हैं, तो वो बीवियों की शक्ल में शौहरों को चंबड़ी होती है, लेकिन वैसे तो कोई नहीं चंबड़ी होती। और यकीन कीजिए, हाय, वो जो ज़िंदगी भर के लिए चंबड़ी होती हैं, जिनका मैंने भी कहा है कि नहीं, मैंने नहीं कहा, सारियाँ बोटियाँ मेरे पीछे पै जाणगियाँ, मगर कभी उनके मियाँ से पूछिएगा तन्हाई में, "तैनू की चंबड़े है?" तो कहेगा, "ये" और उधर बाहर था, मैं क्या कहूँ? खैर, ख़वातीन हज़रात, बात ये है, एक बात मुझे याद आई कि जब मैं इस फ़िल्म के पहले 5 मिनट देख रहा था, तो फ़िल्म का पेस ऐसा था और उसके अंदर जो आपकी सीजीआई थी, सीजीआई होती है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, और जो विजुअल इफ़ेक्ट्स थे, वीएफएक्स थे, वो इतने उम्दा और कंपेलिंग थे कि मेरा दिल किया कि मैं राफ़े राशिदी को और मुराद को कहूँ कि मेरी जान इस फ़िल्म को देखो, आइंदा अगर दीमक पार्ट 2 बनाई, तो इस तरह का क्लाइमेक्स करना दीमक पार्ट 2 का, ताकि हमारे भी पैसे पूरे हों। नहीं, ठंडा जा क्लाइमेक्स करके तो मज़ा नहीं ना आता। आखिर में अगर इतने जिन भूत शू 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 करके इधर-उधर जा रहे हों, फिर बात ऐसी लगती है कि हाँ, वाक़ई दीमक सदा घर का दीमक और जिन दोनों निकल के, हाय! बड़ा दिल करता है, इस मुल्क पे काबिज़ जिन भी यूँ कोई निकाल दे। आप फ़िक्र मत कीजिए, उम्मीद पे कायम रखिए। जिन डैना ते चुड़ैला ने एक दिन यकीनन निकलणगियाँ, और वो दिन दूर नहीं है। ख़ौफ़ की वज़ाहत, आगे चलते हैं। तो ख़ैर, ये घोस्टबस्टर है और वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। देखिए, हानिया आमिर ने इस तरह के बड़े फ़नकार के अगेंस्ट काम किया, अगेंस्ट नहीं, उसके साथ काम किया है। इतनी उम्दा नेचुरल अदाकारी की है। शी लुक्स लवली बिकॉज़ शी इज़ वेरी यंग एंड शी इज़ वेरी लवली। कहीं मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं। जिन्हां दा रंग गोरा, उन्हां नूं फिर केड़ा काटा है। उसके बाद
जवानी और उम्र और मुतनासिब बदन उनके साथ है। एंड देन शी इज़ वेरी नेचुरल। उनके ऑबन डार्क ब्राउन हेयर है। अच्छा, बालों की वजह से इस फ़िल्म में फ़िल्म का हीरो जो कि जग्गी सिंह है, जो आपके मेरे दिलजीत हैं, वो फ़िल्म की हीरोइन नूर के लिए एक पेट नेम रख देते हैं और पेट नेम क्या है? चाटो। अब ये चाटो नहीं है कि जो दीवार चाटो और ये सब ये चाटो है। समझे, पंजाबी के एक-एक सिलेबल के ऊपर फ़र्क है। चाटो निकले चाटे तो, यानी कि जिहदे वाल हुंदे ने। हाय! अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी खातून को ये कह दिया कि भई उन्होंने तो चिट्टा चाटा है, यानी कि शी इज़ मतलब चिट्टा चाटा है, तो फिर भी उन्हें अकल नहीं आई। चिट्टा चाटे का मतलब ये है, पंजाबी में कहा है ना, मैंने तो आपको बहुत बुरा लगा है। असल में मतलब क्या है कि शी इज़ अ प्लैटिनम ब्लॉन्ड। हाय! प्लैटिनम ब्लॉन्ड कह के कितना प्यारा लगा है। नहीं आपको एकदम से उम्र भी बदल गई है, अपीयरेंस बदल गया है, मगर प्लैटिनम ब्लॉन्ड कहने से पंजाबी में चिट्टा-चाटा बदल नहीं जाता। ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ी बहुत अकल भी आ जानी चाहिए, ਜਿਹੜੀ नहीं आंदी लोगों को। बहरकौल ख़वातीन हज़रात, इस फ़िल्म की एक तीसरी अदाकारा भी हैं जो मुझे बेइंतहा पसंद है। उनका नाम है नीरू बाजवा। नीरू बाजवा को आप लोग जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि मेरे लिए उनका जो इटर्नल अपीयरेंस है वो एक फ़िल्म है लौंग लाची। और लौंग ते लाची की जो एक टाइटल्स एक म्यूज़िक का पीस है, वे तो लौंग ते मैं लाची, और लाची जो है उसमें वो नीरू बाजवा है। और मैं आपको इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने इस गाने की वीडियो देखी नहीं, इस गाने को बारहा सुना नहीं है। और इस गाने पे जो पिक्चराइज़ेशन है वो नीरू बाजवा पे की गई है। हर फिटनेस, हर डांस, हर अपीयरेंस कैप्टिवेटेड the hearts of billions of people who have watched this song over and over and over again. ना सिर्फ ये, बल्कि पंजाबी की इतनी उम्दा इसमें शायरी है कि बार-बार रोमांटिसिज्म ऑफ पंजाब बाहर आता है। एक इसमें जगह आती है, वो ये कहती है, अपनी तशबीह देती है, वे मैं चंबे दे पहाड़ा जई शाम वे मुंडिया। अब आपको मैं पूछूं कि चंबा क्या है? चंबा एक प्रिंसली स्टेट है इंडिया में। चंबे के अंदर पहाड़ियों का एक सिलसिला है जो वहाँ पे शाम होती है। हमारी भी पहाड़ियों पे शाम बड़ी प्यारी होती है, मगर क्या उम्दगी के साथ चंबे दे पहाड़ा जई शाम में गुंडिया, अपने आप को ये कह दिया सुरमई और पुरसकून और पुरस्रार। एक जगह वो कहती हैं, नी मेरे सुन्ने-सुन्ने पैर, तू ते जांदा रहना शहर, वाका मंगदी ना थोड़ा, ले दे झांजरां दा जोड़ा। क्या उम्दा और क्या मासूम ख्वाहिश है, जो एक ज़माने में पंजाबी लड़कियों और औरतों की बड़ी ख्वाहिश होती थी। एक ज़ेवर जो किसी तरह वक़्त ने मतरूख कर दिया है, वो पायल है झांझरा ने। यानी कि जो पाँव में पड़ी हुई हल्की-हल्की छन-छन किसी भी नाज़ुक अंदाम लड़की के सुन्ने-सुन्ने पैरों के आमद का पता देती थी, अब ख़त्म हो गई है। न जाने क्यों? इतने ज़ेवर पॉपुलर हैं, इसको क्यों छोड़ दिया गया? कोई गल नहीं, फ़िक्र ना करो। मैं अपनी बहू वास्ते या अपनी बेटी वास्ते यकीनन झांझरा दा जोड़ा बनवा के ते भेजांगा, फ़िक्र ना करो बिल्कुल, और क्या। अच्छा, वैसे मुझे याद आया कि मेरे बच्चों की वालिदा जब पहली दफ़ा मुझे नज़र आई तो वो हमारी मंगनी का दिन था। तो मैंने सबसे पहले उनके पाँव से लेकर सर तक देखा, और सर तक देखने के बाद जब चेहरा देखा तो मेरी तो आँखें वहीं थम गई, माशाअल्लाह इस कदर हसीन औरत। मगर दोबारा फिर पैरों की तरफ गया, इसलिए कि इतनी मोटी-मोटी सोने दियाँ झांझराँ पहने हुए वो दुल्हन बन के आ रही थी। मेरे पास वो तस्वीर कहीं होगी, अगर मिल गई तो मैं यकीनन यहाँ पे लगाऊँगा, और कोई हर्ज नहीं। जिसे एक दफ़ा चाहा हो, उसे बार-बार चाहना चाहिए। कितने लोगों को आप एक ज़िंदगी में चाहते हैं? बहुत कम। तो वापस आ जाओ डॉक्टर उमर आदिल की अमर कहानी से निकलकर, दोबारा आप सरदार जी 3 पे आ जाइए। तो नीरू बाजवा हैज़ आल्सो गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि एक कनेडियन इंडियन आर्टिस्ट है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट दूसरी हैं, और इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बहुत उम्दा इन दोनों को बैलेंस किया है। ये नहीं कि एक के रोल को बढ़ा के दूसरे को कम कर दिया, या एक को अहमियत दी है, दूसरे को कम की है। हमारे अदाकारों के साथ जितना बुरा सलूक मुंबई में किया गया है, मुझे इस वक़्त एक साहब याद आ रहे हैं, वो राणा साहब जो हैं, राणा साहब एक फ़िल्म में काम करने के लिए गए थे, पता चला कि बाद में शायद एक सीन ही निकला उनका, ये बहुत पहले की बात है, मगर राणा साहब को ये ज़ख्म अभी तक और इसकी टीस अभी तक महसूस होती होगी। बात और ख़वातीन हज़रात, नीरू बाजवा थोड़ी-सी मोटी हो गई हैं, थोड़ी-सी बड़ी हो गई हैं। लौंग इलायची से लेकर अब तक माशाल्लाह वो 3 बेटियों की माँ बन चुकी हैं, एंड शी हैज़ एक्चुअली गेन्ड अ बिट ऑफ वेट, बट शी लुक्स लवली। हाँ, मगर उनका किरदार एक चुड़ैल का है।
और चुड़ैल भी रानी चुड़ैल। पहले वो जब तक जग्गी के साथ उसके घर में होती हैं तब तो वो झूमर-शूमर लगा के रहती हैं, मगर जब वो इंग्लैंड पहुँचती हैं, स्कॉटलैंड पहुँचती हैं तो पता नहीं कहाँ से वो मैक्सियाँ बनवा के साथ लेके गई हैं। बढ़िया चीप मैक्सियाँ ने। सारियाँ इंज लगदियां ने कि अमृतसर दियां किसी बड़ी थर्ड रेट बुटीक दियां बनियां होईयां ने। खुदा दी कसम। उनके ड्रेसेस के ऊपर मुझे थोड़ा-सा एतराज़ है। मगर ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਚੁੜੈਲਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਚੁੜੈਲਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੱਸਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नाम उन्होंने खैर कोई ऐसी गल नहीं। और तीसरी बात अगली बात मैंने सिर्फ ये कहनी है कि इस फ़िल्म के अंदर आम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी है। लोग खुश भी होते हैं क्योंकि लोगों को स्लैपस्टिक कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी, जुगतें ये सब चीज़ें पसंद हैं। मेरे लिए ये बड़ी क्रास कॉमेडी थी बल्कि देयर वाज़ नॉट कॉमेडी एट ऑल। शायद पूरी फ़िल्म मुझे एक जगह हँसी आई और वो भी नासिर चिन्योटी साहब के किसी जुमले के ऊपर। नासिर चिन्योटी साहब भी इसमें हैं। नासिर चिन्योटी साहब और उनके तमाम बाकी साथी, जिनमें किस-किस का मैं नाम आपके सामने लूँ, इफ्तिखार ठाकुर का या कैसर पिया का या आगा माजिद का। अरे भई, जिस पाए के ये फ़नकार हैं, जो इनकी कॉमेडी का लेवल है, मेरे दिल में जो इनकी मोहब्बत है, आपको उसका एहसास ही नहीं हो सकता। पूरा इंडिया और उसकी कॉमेडी एक तरफ और हमारे लाहौर के थिएटर के फ़नकारों की कॉमेडी एक तरफ। इन जैसी टाइमिंग ही किसी की नहीं है, इन जैसी फ़ितरत शनासी ही किसी की नहीं है। बात और इस फ़िल्म में नासिर चिन्योटी साहब का जो किरदार है, उसका नाम है टीटी। अब टीटी जब कहा जाता है, तो मुझे हँसी नहीं आती, मुझे रोना आ जाता है। टीटी स्कैंडल तो आपको याद होगा ना? माशाअल्लाह! हमारे यहाँ स्कैंडल्स क्या उम्दा बाहर आते हैं और फिर किस उम्दगी से भुला दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं, इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? चिन्योटी साहब, आइंदा अपना नाम रखन तो पहले ਇਹ सोच ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਖੁਰਚਣ ਨੂੰ ਖੁਰਚਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ नहीं। बीबी रख लिया करो। हाँ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ फिर भी थोड़ा ਜਿਹਾ सुकून रहेगा। बार तौर ख़वातीन हज़रात है इनका रोल लेकिन कोई बहुत क़यामत का नहीं है। हमारे फ़नकार इससे बहुत बड़े, बहुत मीटी रोल्स डिज़र्व करते हैं। तो पंजाबी फ़िल्म हो और उसका जो हीरो हो वो बाकायदा एक बहुत बड़ा पंजाबी सिंगर भी हो, तो आप ये तवक्को करते हैं कि शायद म्यूज़िक बड़ा गज़ब का होगा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, सरदार जी 3 का म्यूज़िक टोटली फ़ॉरगेटेबल है। एक ऐसे गाने हैं इसके अंदर कि जो मेरे ख़्याल में कभी भी किसी क्लब में लोगों को नचवाने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। बहुत बड़े स्केल के ऊपर बहुत सारे फ़नकारों के साथ पिक्चराइज़ किए गए हैं, मगर कोई गाना ना मुझे याद है, ना मेरे दिल में उतरा और ना ही उसके लिरिक्स या टैप क्वालिटी ऐसी थी या रिटेंशन ऐसी थी या रिकॉल वैल्यू ऐसी थी कि मुझे एक भी गाना याद हो। बहरतौर एक गाना इसलिए सिर्फ़ याद है कि उसमें लफ़्ज़ फसूड़ियाँ आता है क्योंकि हमारे यहाँ गाना फसूड़ी के नाम से आ चुका है, इसलिए मुझे ख़्याल आया। एक बात मैं पंजाबी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को बताऊँ, आप आइंदा अगर हमारे यहाँ से हीरोइन लेने आएँ, तो हमारे पंजाबी सिंगर्स के गाने भी सुनिए। उफ़, उफ़, उफ़! इस वक़्त सराइकी और पंजाबी गुलूकार जिस किस्म के गाने पेश कर रहे हैं, जो उनकी बीट है, जो उनकी पॉपुलैरिटी की है, यू नीड टू डिस्कवर देम एंड यू नीड टू एम्प्लॉय देम एंड यू नीड टू एम्प्लॉय देम एज़ योर क्रूनर्स, योर सिंगर्स एंड योर म्यूजिकोलॉजिस्ट। आप बिल्कुल डॉक्टर उमर आदिल के इस मशवरे पे अमल करके देखें, फिर देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਸਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ना, उस तो एक गल बहुत अगे निकल जाए और दूर क्यों जाइए। आइंदा जब कोई बॉलीवुड की फिल्म आए, मेरे कहने ते ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਨੇ, ਮਗਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁਣ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ? ਹੁਣ समझ आई जे? डॉक्टर उमर आदिल ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ पेश आओगे ਤੇ फिर भुगतोगे भी, कोई गल नहीं। खातिन हज़रात, इससे पहले कि मैं इस फ़िल्म को रैप अप करूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दिलजीत दोसांझ ने अभी मई के महीने में फर्स्ट मंडे ऑफ मई को मेट गाला में शिरकत की। पहले मैं आपको बता दूं, मेरे प्यारे पोलियो पाकिस्तानियों के लाहौरियों के पंजाबियों के कराची वालियों, मैं आपको ये बता दूं कि मेट गाला होता क्या है। हजूर वाला मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम है न्यूयॉर्क में, एक बहुत बड़ा अजायब घर है। उसके अंदर एक इंस्टीट्यूट है जो आपके कपड़ों से डील करता है, जो फैब्रिक इंस्टीट्यूट है, जो ऑथकच्योर इंस्टीट्यूट है। उसके बेनिफिट के लिए एक फंड रेजिंग गाला होता है। एक बहुत बड़ी पार्टी होती है जिसके अंदर लोगों को सिर्फ बाय इनविटेशन बुलाया जाता है और ये पूरे का पूरा गाला
जो इस वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा फैशन इवेंट है, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं वोग मैगजीन वाले। वोग एक बहुत मशहूर, बहुत देर से मशहूर, एक हमारे यहाँ हाई फैशन का मैगजीन है। और इस गाला की जो गेस्ट लिस्ट है, वो वोग की रेजिडेंट एडिटर साहिबा अपने हाथों से प्रिपेयर करती हैं। इसमें एक बहुत अहम बात ये होती है कि जो पैसे जमा होते हैं, वो आपके मेट म्यूजियम के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं और ये दुनिया फैशन को सपोर्ट करते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं। बहुत सारे एस्पायरिंग फैशन डिजाइनिंग के लोगों को ये एक मौका और एक प्लेटफॉर्म देते हैं और कमाल चीज है। और इस तरह फैशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फलती फूलती है वहां पे। एक बात आपको बता दूं कि अगर आपको इसका दावतनामा आए तो आपको खुशी के मारे फूल जाना चाहिए कि आपको इतना स्टाइलिस्टिक समझा गया है, इस कदर फैशनेबल समझा गया है कि द मोस्ट ग्लैमरस फैशन इवेंट ऑफ द वर्ल्ड की ईयरली गाला पे आपको बुलाया जा रहा है। टिकट के साथ आपको वो छोटा सा बिल भेजेंगे, वो ये कि अगर आप इस गाला में शिरकत करने वाले हैं तो जरा ये 75,000 यूएस डॉलर का एक चेक भेज दीजिए मेट गाला के नाम। यह कीमत है इसमें शामिल होने की। और यही तो फंड है जो कि रेस होता है। ख्वातीन हज़रात, 75,000 मिनिमम है टिकट टू बी पार्ट ऑफ दिस। और अगर आप 10 टिकटें एक साथ लें तो फिर रियायत है। फिर ऐसे है कि 3,50,000 अगर आप दें तो फिर आपको 10 टिकट मिल जाते हैं, बजाय 7,50,000 देने के। मगर लोग बड़े ग्रेसफुल हैं। जो लोग टिकट लेते हैं वो फिर भी इस किस्म की डंडी नहीं मारते। वो 10 बंदों के टिकट लेते हैं तो 75,000 फी कस देते हैं। और उसके बाद भी वो की एडिटर देखती हैं कि आपने कहीं मेहमान में कोई सब स्टैंडर्ड आदमी तो नहीं मिला लिया, या कोई ऐसा मेहमान तो नहीं बुला लिया जो कि एक फैशन मिस्टेक हो। बात और खातिन के साथ बताना मैंने सिर्फ यहाँ पे ये है कि जब मेट गाला पे दिलजीत दोसांझ को बुलाया गया तो दिलजीत ने कौन से कपड़े पहनने मुनासिब समझे। दिलजीत ने अपने आप को बिल्कुल फैशन किया एक बहुत बड़े पंजाबी महाराजा के कॉस्ट्यूम के ऊपर, जिनका नाम था महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला। मेरे वो बहुत बड़े हीरो हैं और मेरे पास वजूहात है महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला को बेइंतहा पसंद करने की। दिलजीत दोसांझ ने सफेद रंग की शेरवानी, सफेद रंग का पाजामा, ऊपर केप, सफेद रंग की पगड़ी और वो तमाम जेवरात पहने, उनकी कॉपी पहनी जो कि महाराजा भूपिंदर सिंह ने अपनी जिंदगी के अंदर काठिए जो बहुत बड़े फ्रेंच ज्वेलर्स हैं उनसे बनवाया था। और इन जेवरात में, आइए मैं तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, ये जो इतना बड़ा हार है हीरो से मुजयन, इसका नाम ही द पटियाला नेकलेस है। ये काठिए को मौसूल होने वाली सबसे महंगी प्रिंसली कमीशन थी जो उन्हें कई हीरो से बनाई और ये सारे हीरे खजाना पटियाला से आए थे। ये हार पहन के महाराजा पटियाला की कई फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, इसकी तस्वीरें मौजूद हैं, लोग इसको देख के कॉपी बनाते हैं। खुद ये हार हवादिस ज़माना के तहत ऐसा गायब हुआ कि एक दफ़ा जब इसका पिंजर मिला, पिंजर ये मिला कि इसका सिर्फ प्लेटिनम का फ्रेम मिला जिसमें से सारे हीरे गायब थे। अब उनकी जगह पे जर्कन्स और बाकी चीज़ें लगा के काठिए वालों ने इसे अपने एक पेरिस के बहुत बड़े शोरूम में एक हेरिटेज पीस के तौर पे रखा हुआ है। बाहर तौर दिलजीत ने खुद को बिल्कुल महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला के रूप में ढाला। पंजाबियत को और पंजाबी महाराजों की अजमत को और उनका लव फॉर फैशन को एक स्टेटमेंट के तौर पे पेश किया। तलवार भी उनके पास थी। अब तलवार वहां जा नहीं सकती थी, तो बड़ी मजे की कहानी है, मैं किस वक्त सुनाऊंगा कि एक खातून आ रही थी और बहुत बड़ा ड्रेस पहना हुआ था और वो ड्रेस में मुख्तलिफ चीजें लगी थी, टू 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 होना शुरू हो गया। तो उसी के साथ तलवार उनके ड्रेस के अंदर फंसा के पीछे 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 दिलजीत तलवार समेत मेट गाला के अंदर मौजूद था। एंड देन ही वॉक्ड द रैंप। और मेरे ख्याल में जितना पसंद दिलजीत को किया गया इस पूरे कॉस्ट्यूम में, उतना इस दफा के 2025 के मेट गाला को, जो कि 5 मई को आया, किसी और को पसंद नहीं किया गया। सारे पता है वेस्ट वाले सारे होंगे तो फिक्के ही ने की पा लिया होना ना, बहुत बहुत आए हुए कि ये डीजे पा लिया होना है, डिनर जैकेट पा ली होनी है। किसी का वहां पे
सूरज चमका नहीं दिलजीत के सामने, ही वाज़ लुकिंग रेविशिंग। ख़वातीन हज़रात, आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ और आप कहेंगे इंडियंस का ज़िक्र कर दिया, पाकिस्तानियों का ज़िक्र नहीं किया। आज तक किसी पाकिस्तानी, वो सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियन हो या स्टार हो, मेट गाला में नहीं इनवाइट किया, किसी को भी नहीं इनवाइट किया। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की फ़ैशन वर्ल्ड के लिए ये एक थोड़ा-सा ताज़ियाना होना चाहिए। आप मेरी बातों का बुरा मनाते हैं क्योंकि मैं आपको आपकी कमियों का बताता हूँ। कमियों का पता चलेगा तो आप कमियाँ दूर करेंगे, वरना तो वहीं पे कमीनों में रह जाएँगे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के स्टार्स या पाकिस्तान के जो फ़ैशन आइकॉन्स हैं या हमारे जो अमीर तरीन लोग हैं, और वो आपको पता है कौन-कौन से हैं, उनको कभी मेट गाला में बुलाया जाए ताकि पाकिस्तान की भी रिप्रेजेंटेशन हो। और इसे जो अभी नई-नई इज़्ज़त मिली है, उसके अंदर एक कल्चरल इज़्ज़त, एक फ़ैशन की इज़्ज़त, एक डिज़ाइन की इज़्ज़त, एक एस्थेटिक्स की इज़्ज़त, वो भी मिल सके। और एक हमारी दोस्त हैं जो कि वहीं पे रहती हैं अमेरिका में, शादी होके वहीं चली गई हुई हैं और वहीं पे फँस गई हुई हैं। फिर हाल में 8-9 साल शादी को हो चुके हैं, बल्कि शायद ज़्यादा हो गए हों। अभी भी जब भी कोई तस्वीर उनकी देखता हूँ मैं, तो वही जी कि जी शौकत खानम के फंड रेज़र पे मैं जा रही हूँ। जी फलाने फंड रेज़र पे हम टीवी अवार्ड में जा रही हूँ। जी फलाने डॉक्टर सिराज के बेटों की मेहंदी है, आज उनकी ढोलक है। बीबी, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि अमेरिका जाके अब आगे की तरफ देखो, ऊँचा देखो, पलट-पलट के पीछे ना देखो। अल्लाह करे कि किसी दिन तुम उस मकाम पे पहुँचो कि तुम्हें मेट गाला वालों का इन्विटेशन रिसीव हो, और अल्लाह करे कि डॉक्टर साहब के अंदर वो हिम्मत हो और वो तौफ़ीक हो कि वो तुम्हारे 75,000 और अपने 75,000 दे सके। हो कैसे? कोई ऐसी बात नहीं। खुश रहिए। अच्छा, आप कहेंगी कि डॉक्टर उमर आदिल होता कौन है मुझे मशवरा देने वाला? कोई भी नहीं। और आप मशवरा लेने वाली कौन होती हैं डॉक्टर उमर आदिल से? क्योंकि आप तो जब आपके दोस्त सख्त मुसीबत में होते हैं, सख्त मुसीबत में होते हैं, उनको मिलने के लिए सोचने से पहले इधर-उधर से मशवरे करती हैं कि जाऊँ कि ना जाऊँ? और जो पहला मशवरा आपको ये देता है, रहने दे बीबी, तू क्यों कर रहा है? बड़ी मुश्किल है फँसे है, तू जाके अपना काम ना खराब करी। ना, ना, ना। आप तो उनसे मशवरे लेके ज़िंदगी गुज़ारते हैं। आपने डॉक्टर उमर आदिल से मशवरा क्यों लेना है? ऐसा मशवरा जो हिम्मत का हो, जो दिलेरी का हो, जुर्अत का हो, जो आगे बढ़ने का हो। You just keep yourself safely cocooned in that little cocoon that you have carved yourself in the way of the Shaukat Khanum fundraisers and stay happy over there. Fatih Mirza, Khuda Hafiz.